मनुस्मृति कोई फाड़ देता है क्योंकि यह जाति को खाद पानी देती है, कोई जला देता है क्योंकि यह दलितों के उत्पीड़न की पैरवी करती है, कोई उसका जिक्र कर हिंदू समाज को खासकर महिलाओं के नज़रिए से पिछड़ा, आदिम, पुरुष वर्चस्ववादी और महिला शोषक बतलाता है। हटाओ इसको, यह बहुत मनहूस और वाहियात किताब है। ताज़ा मामला राहुल गांधी के पुणे में छात्रों के बीच दिए गए भाषण का है। सच कहें तो मनुस्मृति अब किसी बहुत पुराने युद्ध का नहीं फट सके गोले की तरह आज की तारीख में है, जिसे भारतीय राजनीति ने संभाल कर रख लिया है और मौका देखकर उसका विस्फोट करती रहती है, उसको फोड़ती रहती है। यह नियम कानून की ऐसी किताब है जिसको कोई नहीं मानता, जिसका अस्थि पंजर हमारे संविधान और उसके संशोधनों ने ढीला ही नहीं किया है बल्कि उजाड़ पजाड़ दिया है। बावजूद इसके मनुस्मृति जातिवाद, भेदभाव, दलित दमन और महिला उत्पीड़न के बड़े असरदार हथियार के तौर पर आज भी काम कर रही है। गजब है, हैरत होती है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे आप कहें कि आपके परदादा के परदादा ने हमारे परदादा के परदादा पर अत्याचार किया था। लेकिन आज की तारीख में सच्चाई क्या है? हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, दोस्ताना संबंध में हैं, और इसका कारण यह है कि हम बराबरी की सामाजिक और कानूनी स्वीकृति के साथ हैं, एक राष्ट्र के अंदर नागरिक के तौर पर हैं। समाज मानवीय आधार पर अपनी पहचान मजबूत करता गया और सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करता गया। देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों पर महिलाएं पहुंची, सेना में अपना दमखम आज की तारीख में भी दिखा रही हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लीड कर रही हैं। कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन जैसे खेलों में जो कभी महिलाओं के लिए सोच पाना तक असंभव था, उनमें महिलाएं पुरुषों के मुकाबले देश के लिए कहीं अधिक पदक जीत रही हैं। वे मुखिया हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, फाइटर पायलट हैं, सब कुछ हैं, हर हिस्से में, हर जिम्मेदारी के साथ हैं। फिर भी मनुस्मृति को हम पकड़े हुए हैं। समाज और सुधारकों ने समानता, स्वाभिमान और सम्मान के जीवन के लिए भरदम लड़ाई की है और कामयाबी भी पाई। लेकिन वही समाज सत्ता के संघर्ष में राजनीतिक दलों के खतरनाक खेल का शिकार भी होता गया। पुरानी खारिज की जा चुकी जकड़बंदियों को सदियों पहले से उठाकर उन पर शान चढ़ाने और मतलब के मौके पर उससे वार करने का शातिरानापन जो राजनीति ने अपनाया, वह उदार हो रहे समाज को बार बार उसके पुराने बाड़ों में धकेलने का काम करती है। राहुल गांधी ने पुणे में बच्चों के बीच में क्या कहा? महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, यही अस्तित्व है, वजूद है महिलाओं का, और यह मनुस्मृति के कारण है। सुनिए आप। The Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. राहुल गांधी आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी मनुस्मृति को याद कर रहे हैं, या कोई भी नेता राहुल गांधी वाली समझ और इरादे से उसका जिक्र कर रहा है, तो वह कहीं ना कहीं संविधान और उसकी शक्ति या उसमें विश्वास के खिलाफ काम कर रहा है। और मैं बहुत सोच समझ से कर रहा हूं। मैं इस बात पर लौटूंगा, लेकिन कुछ बातें इससे पहले चर्चा में लाना जरूरी है।
आपको पता है कि मनुस्मृति के बारे में अधिकतर विद्वानों की क्या राय है? वो ये कि उसकी रचना ईसा से 200 वर्ष पूर्व से लेकर के 200 वर्ष बाद तक के दौरान हो। आम राय यह रही कि यह किसी एक व्यक्ति के जरिए नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे नियमों, परंपराओं और स्मृतियों का एक संकलन है, कोडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। यह पुस्तक 2000 साल से अधिक समय पहले लिखी गई। उसका हवाला अगर आप आज दे रहे हैं तो आपने इस देश में या तो कुछ नहीं किया या फिर बड़ी साजिश कर रहे हैं। हिंदू समाज में जाति प्रथा, छुआछूत, महिलाओं पर नियंत्रण, इसने इस समाज को कई तरह से कमजोर किया है। दुनिया का हर समाज किसी न किसी रूप में, किसी न किसी काल में इस तरह की अमानवीय सत्ता जो सामंतवादी, वर्चस्ववादी होती है, उसके शिकंजे में रहा है और लंबे समय तक रहा है। इस पर अगर मैं इतिहास पलटने जाऊं तो यूरोप से लेकर के अरब तक रक्त रंजित कई अध्याय खुल जाएंगे। सवाल ये है कि हम जिन बीमारियों, कुरीतियों, कुप्रथाओं का हवाला देकर अपनी बात कह रहे हैं, वैसा कहने के हम क्या वाकई हकदार हैं, अधिकारी हैं? हम में सचमुच ईमानदारी है? खैर, मैं आगे चलता हूं क्योंकि लौटना तो मूल मुद्दे की तरफ है, मैं लौटूंगा। लेकिन दरअसल जब देश में हिंदुओं के लिए सिविल लॉ बनाए जा रहे थे तो परंपरा, रिवाज, प्रथा और परिवार के ढांचे को नहीं तोड़ने के लिए मनुस्मृति और मिताक्षरा, इन दोनों ग्रंथों को, किताबों को आधार बनाया गया। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने यह साफ कर दिया कि कोई भी ऐसी बात जो समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है उसकी जगह होगी ही नहीं। महार सत्याग्रह आपको याद होगा, उसके दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन करके यह साफ संदेश दे दिया कि जन्म पर आधारित असमानता और भेदभाव किसी भी तरीके से आधुनिक भारत स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो मनुस्मृति की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की बुनियाद को उसने खत्म कर दिया। हमारे संविधान ने मसलन जाति या वर्ण पर आधारित जो न्याय की व्यवस्था थी कि अपराध एक ही हो लेकिन सजा जात देखकर तय होगी, हमारा संविधान प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 14 और 15 के कानून सभी नागरिक को समान अधिकार देते हैं, चाहे किसी भी जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय का क्यों नहीं हो। छुआछूत, सामाजिक विभाजन और भेदभाव को वैधता देता है, यह मनुस्मृति कहती है। हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया और इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया माना जाता है। महिलाओं का मनुस्मृति में संपत्ति पर अधिकार सीमित था। स्त्री का स्वतंत्र अधिकार बहुत हद तक सीमित कर दिया मनुस्मृति ने। और हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है 1956 का, वो बेटियों को बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार देता है। हम आज की बात करें ना, मनुस्मृति बहुविवाह को अनुमति देती है। क्यों? विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की छूट है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये एकल विवाह यानी कि मोनोगामी को ही अनिवार्य कानून मानता है। उसने बनाया न्याय का आधार जन्म, योग्यता का निर्धारण जन्म से होता है, मनुस्मृति कहती है। अनुच्छेद 16 हमारा संविधान कहता है कि सार्वजनिक नौकरियों और अवसरों में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, बराबरी से सबको देखा जाएगा। भारत की आज़ादी से पहले समाज की बीमारियों को खत्म करने के लिए कई महापुरुषों ने क्रांतिकारी काम किए और एक लंबी परंपरा चलती रही है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, पेरियार, महादेव गोविंद राणाडे, इन तरह के लोगों ने हिंदू समाज के भीतर, भारतीय समाज में सुधार के ऐतिहासिक काम किए। यह कड़ी कबीर और संत रविदास तक जाती है। मगर आज सवाल यह है कि जब संविधान ने बराबरी की व्यवस्था कर दी,
जब संविधान ने हर नागरिक की स्वतंत्रता, स्वाभिमान युक्त और सुरक्षित जीवन को कानूनन सुनिश्चित कर दिया, तो फिर मनुस्मृति कहां से आ गई? हम संविधान को मानते हैं या मनुस्मृति को? कभी आप इस्लाम में हलाला, बहुविवाह, 3 तलाक का हवाला देकर महिलाओं की आज की स्थितियों को आंकते हैं, मन से उन सबों के जरिए महिलाओं पर हो रही ज्यादती को बतलाते हैं? क्या वो गलत नहीं थे? नियम अब सही हुए, कानून अब बना है, क्योंकि आपके लिए पॉलिटिकल सूटेबल नहीं है तो जुबान तक नहीं ली। और यह मैं कांग्रेस और उसकी राजनीति की राह पर चलने वाले तमाम दलों के लिए कह रहा हूं। लेकिन महिलाओं के सम्मानजनक जीवन के लिए वे कानून बदले, इसी संविधान ने बदला, देश की संसद ने बदला। आपने संविधान के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आकर के वो सारे कानून बनाए जो संविधान का हिस्सा हैं। शपथ संविधान की लेते हैं तो जो कमियां आज आपको दिखती हैं उसका कारण ये है कि व्यवस्था ने संवैधानिक नियमों के मुताबिक अपना काम नहीं किया। काम न हो कौन नहीं करता है, या कौन करता है? सरकारें और प्रशासन। किसकी सरकारें नहीं है? फिर अगर ऐसा कुछ रह गया है तो किसका दोष है? उलटकर आप 85 और 15 की बात करेंगे, जाति आधारित जनगणना की मांग करेंगे, जातियों का जमघट लगाएंगे, और जब सियासी खेला खेलना होगा तो मनुस्मृति को घसीट लाएंगे। बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। आज ही जयराम रमेश के जरिए कांग्रेस ने क्या कहा? वही जाति जाति जाति, और मन से गाली खाएगी मनुस्मृति। कहां से आ गई मनुस्मृति? ये जयराम रमेश तो है ना। जो तरीका बिहार में अपनाया गया था और तेलंगाना में अपनाया गया था, उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर लागू कीजिए, विशेषज्ञों से बात कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अभी भी समय है, अगले 2-3 महीने में आप इसमें सुधार ला सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में सोशल जस्टिस का जिक्र किया गया है, और हमारे संविधान जो आरक्षण प्रावधान है वो जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। अगर पॉपुलेशन जाति जनगणना सही ढंग से नहीं कराया जाएगा तो आरक्षण के जो स्तंभ हैं वो मजबूत नहीं हो सकते। यह एक ऐसा फरेब है जो रचा तो बड़ी होशियारी से जाता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा बेपर्दा करते हैं तो मैला कुचैला कुचक्र अपनी पूरी क्रूरता के साथ आपको दिखने लगता है। संविधान बनाने वाले हमारे पुरखों ने संविधान बनाते समय और उसके आधार पर आगे बढ़ने वाले हिंदुस्तान के बारे में सोचते समय यह अंदाज़ा तक नहीं लगाया होगा कि जिस जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के सांप को खत्म करने के लिए वे विधान बना रहे हैं, आने वाले समय में राजनेता और दल उसी को दूध पिलाएंगे। भारतीय दर्शन में वेद श्रुति परंपरा में आते हैं, शाश्वत सत्य माने जाते हैं, जबकि मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति या जितनी स्मृतियां हैं ये समय विशेष के लिए सामाजिक कानून के तौर पर आईं। स्मृतियां अपरिवर्तनीय नहीं हैं, वे समय के साथ बदलती आई हैं, और संविधान के रूप में आज भारत की सबसे बड़ी स्मृति हमारा भारतीय संविधान है। मुझे महाभारत का शांति पर्व याद आ रहा है। वहाँ कहा गया है कि यदि कोई बहुत पुराना नियम या परंपरा न्याय के विरुद्ध हो और समाज को पीड़ा दे रही हो तो उसका त्याग कर नया नियम बनाना ही सच्चा धर्म है। हमारा सच्चा धर्म संविधान है। संविधान पर पर्दा डालकर अगर हम राजनीति करेंगे और आंख में मनुस्मृति की धूल झोंकेंगे तो यह झमेला जो हम खड़ा कर रहे हैं उससे हम समाज को ही लफड़े में डालेंगे। और एक बड़ा सच है, कई मौक़ों पर, कई मंचों पर, कई मतलब के नाते
बार बार मनुस्मृति को खींचा जाता है, जो 2000 साल पुरानी किताब है, जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई वजूद नहीं है। भारतीय संविधान ने भारत को बनाने और भारतीय समाज के भीतर हर नागरिक को सम्मान, स्वाभिमान, स्वतंत्रता के साथ जीने का जो अधिकार दिया है, अगर उस तक नहीं पहुंचता है तो व्यवस्था की दिक्कत है, सरकारों का संकट है, जिम्मेदारियां आपने नहीं निभाई और आप मनुस्मृति को ला करके मंच पर पटक देते हैं। ये नासमझी नहीं है, ये बहुत समझदार नासमझी है और ये खतरनाक है। जो बात आप सिरे से गलत मानते हैं, उस बात को आप पोसते हैं, पालते हैं और उसको अपनी राजनीति की बुनियाद बनाते हैं। मनुस्मृति सिर्फ आपके लिए उस राजनीति को करने का हथियार है। इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होती है, लेकिन जाने से पहले निवेदन यह है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।